गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि डी ब्लॉक हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। डी ब्लॉक हम लोग पढ़ रहे थे, तो डी ब्लॉक जो पढ़ रहे थे उस डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में मैं आपको डिटेल से बता रहा था। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में जब मैं आपको डिटेल से बता रहा था तो मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। एक प्रॉपर्टीज मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, उनके बताए थे मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर उनके मैंने आपको बताया, ठीक है। पहला पॉइंट तो मेरा ये था, मेटेलिक कैरेक्टर था। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पहला कैरेक्टर अगर हम बात करें तो वो था हमारे पास धात्विक गुण था। पहला कैरेक्टर था वो था मेरे पास था धात्विक गुण, ठीक है। अगला मेरे पास जो कैरेक्टर था वो था आयनन विभव। तो पहला कैरेक्टर था मेरे पास धात्विक गुण था और दूसरा जो कैरेक्टर था मेरे पास था आयनन विभव था। धात्विक गुणों के बारे में आपको पढ़ा दिया, आयनन विभव के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया। तीसरा जो पॉइंट था मेरे पास वो था परमाणुवीय त्रिज्या, परमाणुवीय त्रिज्या एटॉमिक रेडियस के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था कि किस तरह से क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में एक टॉपिक इसमें आता था मिश्र धातु, ठीक है। मिश्र धातु क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आता है एक टॉपिक आता है अंतराकाशी यौगिक, अंतराकाशी यौगिक के नाम से एक टॉपिक हमारे पास आएगा, ठीक है। एक हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो मेरे पास आएगा संकुल यौगिक, संकुल यौगिक का टॉपिक है हमारे पास। एक हमारे पास जो टॉपिक है संकुल यौगिक हो गया। संकुल यौगिक के बाद में हमारे पास जो टॉपिक आता है धात्विक गुण हो गया, आयनन विभव हो गया, परमाणुवीय त्रिज्या हो गई। परमाणु त्रिज्या के बाद में मेरे पास मिश्र धातु हो गया और मिश्र धातु के बाद में मेरे पास अंतराकाशी यौगिक है, ठीक है। और इस अंतराकाशी यौगिक के बाद में संकुल यौगिक हो गया। उसके बाद में मेरे पास आएगा उत्प्रेरकीय गुण, उत्प्रेरकीय गुण मैंने आपको पढ़ा दिया। उत्प्रेरकीय गुण के बाद में हमारे पास जो 8वें नंबर का जो टॉपिक आता है वो आता है परिवर्तनशील अवस्था, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का भी हमारे पास एक टॉपिक था, ठीक है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 9 जो मेरे पास था वो था रंग, और पॉइंट नंबर 10 मेरे पास था इसका वो था चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण। ये टॉपिक्स थे, ठीक है। पहला जो टॉपिक था धात्विक गुण, ये जो धात्विक गुण वाला टॉपिक था मैंने आपको अच्छे तरह से पढ़ा दिया। धात्विक गुण में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, धात्विक गुण वाला हमारा टॉपिक खत्म हो गया। दूसरा जो टॉपिक था हमारे पास वो था आयनन विभव। आयनन विभव वाला टॉपिक भी मैंने आपको करवा दिया, आई थिंक इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आयनन विभव वाले टॉपिक में। तीसरा मैंने आपको टॉपिक था वो था परमाणु त्रिज्या, ये मैंने आपको करा दिया था। उसके बाद में ये तीनों टॉपिक में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था वीडियो अपलोड होने में। ये 3 टॉपिक हैं वो अपलोड नहीं हो पाए थे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास था उत्प्रेरकीय गुण वाला टॉपिक मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद मैंने परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था वाला टॉपिक आपका अच्छे से हो गया, रंग वाला हो गया, चुंबकीय गुण वाला हो गया, ठीक है। तो आज हम 3 टॉपिकों के बारे में स्टडी अच्छे से करेंगे, दोबारा से करेंगे, डिटेल्स में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। वो क्लासें अपलोड नहीं हो पाई थी बेटा, इसलिए इन क्लासें में अब हम थोड़ा सा इन टॉपिकों के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इसमें मिश्र धातु, अंतराकाशी यौगिक और संकुल, इन टॉपिकों को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अगला टॉपिक, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेटा मेरा मिश्र धातु। तो देखिएगा मिश्र धातु क्या होती है। मिश्र धातु को अंग्रेजी में कहते हैं जिसे आप मिक्स मेटल कहते हैं। मिश्र धातु क्या होती है? मिश्र धातु का मतलब सीधा सीधा सा ये होता है जब 2 या 2 से अधिक धातु को आपस में मिश्रित कर लिया जाता है। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिश्रित कर लिया जाता है तो जिस धातु का निर्माण होता है उस धातु को मिश्र धातु कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक धातु को मिश्रित कर लिया जाता है
और जिस धातु का निर्माण होता है उस धातु को हम लोग मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। जब ये दो या दो से अधिक धातुओं को हमने मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद जिस धातु का निर्माण होता है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु की एक बेस्ट कंडीशन ये है कि उनका परमाणु आकार है ना वो लगभग समान होना चाहिए। मिश्र धातु बनाने के लिए परमाणु आकार लगभग इनका समान होना चाहिए। परमाणु आकार में डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, लगभग समान होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक परमाणु होता है ना वो दूसरे परमाणु को रिप्लेस करता है। एक परमाणु की जगह दूसरा परमाणु आ जाता है। जैसे मैं आपसे बात करूंगा बेटा कांसा होता है वो होता है Cu और Sn। दूसरा मेरे पास होता है बेटा पीतल मेरे पास होता है Cu और Zn होता है। ठीक है, अगला मैं आपसे बात करता हूँ नाइट्रोम में क्या होता है, निकेल क्रोमियम होता है और Fe होता है। एक मेरे पास मैं आपसे कहता हूँ इस्पात में क्या होता है, Fe में Na मिला होगा। तो ये सारे क्या है, मिक्स मेटल्स है। ठीक है, इन्हें मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक धातुओं के परमाणु को आपस में मिला दिया जाता है तो मिश्र धातुओं का निर्माण होता है। मिश्र धातुएं होती हैं उनका परमाणु आकार लगभग बराबर होना चाहिए। सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है बेटा कांसा, Cu है Sn कांसा। दूसरा जो एग्जांपल मेरे पास आता है वो आता है पीतल Cu और Zn। तीसरा जो मेरे पास एग्जांपल आता है दैट इज नाइट्रोम निकेल क्रोमियम और Fe। और चौथा मेरे पास जो आता है एग्जांपल दैट इज इस्पात Mn। मिश्र धातुओं के गुण क्या होते हैं, मिश्र धातु कम क्रियाशील होती हैं। मिश्र धातु क्या होती है, कम क्रियाशील होती हैं। उसके बाद में ज्यादा कठोर होती हैं। ठीक है, मिश्र धातु कम क्रियाशील होती है, ज्यादा कठोर होती है। मिश्र धातुओं के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इनके गलनांक और कथनांक भी उच्च हो जाते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा कि डी ब्लॉक के तत्व मिश्र धातु क्यों बनाते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से बनता है एग्जाम में, वो ये बनता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना वो मिश्र धातु क्यों बनाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनता है कि डी ब्लॉक के तत्व मिश्र धातु क्यों बनाते हैं। तो सीधा सा इसका एक ही आंसर इतना होता है कि डी ब्लॉक के तत्व है ना वो मिश्र धातु बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों का परमाणु आकार जो होता है ना वो लगभग बराबर होता। डी ब्लॉक के तत्व मिश्र धातु बनाता है क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व मिश्र धातु इसलिए बनाते हैं क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उन तत्वों का परमाणु आकार जो होता है वो बराबर या फिर लगभग बराबर होता। मात्र एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से ये पूछा जाएगा, डी ब्लॉक के तत्व मिश्र धातु बनाते हैं क्यों। तो आपको सीधा से इसका आंसर डिराइव करना है कि डी ब्लॉक के तत्व मिश्र धातु इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनका परमाणु आकार बराबर या लगभग बराबर होता। ये एग्जाम्पल्स आपको इसमें से याद रखने, क्योंकि आपका एक टॉपिक था मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया, इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक और टॉपिक हमारा था वो था संकुल निर्माण। ठीक है, संकुल निर्माण क्या होता है। देखिए हमारे पास एक यौगिक होता है, उन यौगिकों को हम कहते हैं उपसहसंयोजन यौगिक। हमारे पास एक टाइप ऑफ कंपाउंड है, टाइप ऑफ कंपाउंड को कहते हैं उपसहसंयोजन यौगिक। तो उपसहसंयोजन यौगिक क्या होता है बेटा, जैसे मेरे पास है K4FeCN6 है, K4FeCN6 है। तो ये जो वाला पार्ट है इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, संकुल। क्या कहते हैं, जैसे मैंने लिखा CuNH3 4 टाइम, CuNH3 4 टाइम लिख दिया और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, SO4 लिख दिया, तो ये संकुल है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा, जैसे मैंने लिख दिया A9 और Cl4 और A2 नेगेटिव लिख दिया, तो ये संकुल है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया CO और ये NH3 बेटा कितनी बार, 6 बार और +3, तो ये क्या है, एक संकुल है। इन टाइप के जो यौगिक बनते हैं, ये एक संकुल हुआ, ये एक संकुल हुआ, तो ये संकुल होते हैं। ऐसे जो यौगिक बनते हैं ना इन्हें क्या कहते हैं, संकुल कहते हैं। ठीक है, ऐसे जो टॉपिक, ऐसे जो यौगिक होंगे बेटा, इन यौगिकों को हम क्या कहेंगे, ऐसे जो यौगिक होंगे इन यौगिकों को हम संकुल कहेंगे। अब देखा जाए तो ये जो संकुल है ना, इस संकुल में Fe है, इस संकुल में Fe है। अगर इस संकुल को देखा जाए तो इस संकुल में क्या है, Na है। इस संकुल में देखा जाए इसमें जो है ना केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Fe है, आप +2 है बेटा। यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Cu+3 है। यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Na+2 है। और यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Cu+2।
तो ये सारे हैं। यहाँ केंद्रीय धातु आयन क्या है, Fe+2 है। यहाँ केंद्रीय धातु आयन क्या है, Cu+3 है। यहाँ Na+2 है और यहाँ पर क्या है, Cu+2। सब केंद्रीय धातु आयन। अब ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि ये जो संकुल यौगिक होते हैं इनका डी ब्लॉक का, ये जो संकुल यौगिक होते हैं इन संकुल यौगिकों का डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो क्वेश्चन ये बन रहा है यहाँ से कि संकुल यौगिक जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना, जैसे ये डी ब्लॉक का तत्व है, ये डी ब्लॉक का तत्व है, ये डी ब्लॉक का तत्व है, तो ये डी ब्लॉक के तत्व में ऐसी क्या खास बात है कि ये संकुल यौगिक बनाते हैं। तो सीधा सा आपको याद रखना है कि डी ब्लॉक में क्या होता है, n-1d, n-1d by ns। डी ब्लॉक के तत्व में कैसी क्या खास बात है, तो आपको लिखना है कि डी ब्लॉक के तत्व में n-1d by ns रिक्त कक्षक पाए जाते हैं और ये रासायनिक आबंधन के लिए इनका उपयोग करते हैं। ये इन रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, इनमें क्या करते हैं, ये लोन पेयर जो होते हैं उसको ग्रहण भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक में डी ब्लॉक के तत्वों में n-1d व ns प्रकार के रिक्त कक्षक पाए जाते हैं। इन रिक्त कक्षकों में ये लोन पेयर को इजीली ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। एक और कारण इसका लिख सकते हैं, इनका आकार भी छोटा हो सकता है। एक और इनका साइज है, आकार भी इनका छोटा होता है, इनका आकार भी बेटा छोटा होता है, आकार छोटा होता है। ये भी यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं। इन पर आवेश घनत्व उच्च होता है, ये भी यहाँ पर एक रीजन लिख सकते हैं। इनका आवेश घनत्व, आवेश घनत्व होता है, आवेश घनत्व का मतलब होता है चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व भी उच्च होता है, इसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व में रिक्त n-1d व ns कक्षक पाए जाते हैं। इनमें ये आसानी से लोन पेयर को ग्रहण कर लेते हैं, इनका आकार भी छोटा होता है और इन पर आवेश घनत्व भी उच्च पाया जाता है, इसलिए ये संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। जिसमें डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये हो गया, संकुल निर्माण वाला टॉपिक भी हो गया। अब इसके बाद में संकुल निर्माण के बाद में जो हमें पढ़ना है दैट इज वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। वो जो टॉपिक आता है बेटा वो आता है अंतराकाशीय यौगिक। अंतराकाशीय यौगिक की अंतराकाशीय यौगिक किसे कहते हैं, है ना? अंतराकाशीय यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे करते हैं आपको पता है, जब धातु के परमाणुओं को व्यवस्थित किया जाता है, जब धातु के परमाणुओं को व्यवस्थित किया जाता है ना, तो ये जब ये धातु के परमाणुओं को हम व्यवस्थित कर रहे होते हैं, तो इन धातु के परमाणुओं को जब व्यवस्थित कर रहे होते हैं तो इनके बीच में कुछ स्थान खाली रह जाता है, इनके बीच में भी कुछ स्थान खाली रह जाता है। इस स्थान को हम अंतराकाशीय स्थान कहते हैं।
जैसे ये स्थान खाली रहेगा तो इस स्थान को नाम दिया जाता है अंतराकाशी स्थान। ठीक है, बात समझ में आई? जब धातु के परमाणुओं को व्यवस्थित किया जाता है, तो जब धातु के परमाणु को व्यवस्थित किया जाता है तो धातु के परमाणु को जब हम व्यवस्थित करते हैं तो धातु के परमाणु के बीच में कुछ खाली स्थान रह जाता है। इस खाली स्थान को हम कहते हैं अंतराकाशी स्थान। अब ये अंतराकाशी स्थान क्या होता है? छोटा होता है। इसमें किसी अन्य परमाणु को छोटे आकार का परमाणु, इसमें कोई भी छोटे आकार का परमाणु जैसे कि कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, बोरोन हुआ, इनको हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो जिन यौगिकों का निर्माण होगा उन यौगिकों को हम क्या कहेंगे? अंतराकाशी। ठीक है, तो सीधी सी लैंग्वेज जो हमको लिखनी है बेटा वो अंतराकाशी यौगिक होते हैं कि अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा कि अंतराकाशी यौगिक क्या होता है। अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं? तो अंतराकाशी यौगिक में क्या लिखना है आपको कि जब धातु के परमाणु होते हैं और उन धातु के परमाणु को जब व्यवस्थित किया जाता है तो उन परमाणु को व्यवस्थित किया जाता है तो उनके बीच में कुछ खाली स्थान रह जाता है। इस स्थान को कहते हैं अंतराकाशी स्थान। ठीक है, और जब इस स्थान को अंतराकाशी स्थान कहते हैं इसमें जब छोटे आकार के परमाणु प्रवेश कर जाते हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बोरोन, तो जिन यौगिकों का निर्माण होता है उन यौगिकों को हम कहते हैं कौन से यौगिक? तो यौगिक होता है अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिकों के एग्जांपल है NiS2, Ti3C, ठीक है, BH, इस तरह के जो यौगिक होते हैं ना उनको हम कहते हैं अंतराकाशी यौगिक। तो ये अंतराकाशी यौगिकों के एग्जांपल। अब यहाँ से एक सवाल एग्जाम के लिए बन रहा है कि भाई डी ब्लॉक के तत्व में ऐसी क्या खास बात है कि अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं कि भाई इनका क्या होता है? इनका आकार है ना जो एवरेज होता है, तो छोटा बड़ा तो आकार होता नहीं है, एवरेज आकार होता है। उनको जब व्यवस्थित करते हैं तो इनके बीच में अंतराकाशी स्थान रह जाते हैं। तो अंतराकाशी स्थान में इजीली छोटा परमाणु प्रवेश कर सकता है और इस अंतराकाशी स्थान में जब छोटे आकार का परमाणु प्रवेश करेगा तो सीधी सी बात इसके अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण। तो अंतराकाशी यौगिकों को अपन कह सकते हैं कि अंतराकाशी क्या होते हैं? ये स्थायी यौगिक होते हैं। पहले अगर अपन चीज लिखना चाहें कि अंतराकाशी यौगिकों के कुछ कैरेक्टर आप लिखिए, कुछ गुण अगर लिखिए, तो पहला गुण अपन ये लिखेंगे कि अंतराकाशी यौगिक जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? स्थायी। पहला अंतराकाशी यौगिक क्या होंगे? स्थायी यौगिक। दूसरा जो गुण हमको लिखना है वो अंतराकाशी यौगिकों का, वो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो क्या होते हैं? ये अक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? ये अक्रिय होते हैं, अर्थात किसी और के साथ ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए ये अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं। तीसरा अपन लिखना चाहें तो इनका जो गलनांक व कथनांक, इनका जो गलनांक व कथनांक होगा ना वो उच्च होगा। इनका जो गलनांक और कथनांक होगा वो क्या होगा? उच्च होगा। क्या अपन ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनका गलनांक और कथनांक क्या होगा? उच्च होगा। ठीक है, तो अंतराकाशी यौगिक के बारे में मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा है। अंतराकाशी यौगिकों में कुछ खास बात नहीं है, स्थायी होते हैं, अक्रिय होते हैं, गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं। एक और चीज हम लिखना चाहते हैं कि अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं? कठोर भी होते हैं। और एक और चीज अगर अपन लिखना चाहें तो मजबूत होते हैं। अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं? कठोर भी होते हैं, तो अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं? मजबूत भी होते हैं। तो हम इसमें दोनों ही बातें इसीलिए लिख सकते हैं कि अंतराकाशी यौगिक जो होते हैं वो कठोर होते हैं और ये मजबूत भी होते हैं। इस तरीके से हमने क्या देखा? इस तरीके से हमने देखा कि ये जो अंतराकाशी यौगिक हैं, एक डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई कि अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं। कि अंतराकाशी यौगिकों का मैंने डेफिनेशन बता दिया, अंतराकाशी यौगिक के गुण बता दिया। अंतराकाशी एग्जाम में आपसे सवाल ये पूछा जाएगा अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण। ये एग्जाम में जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है वो एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं? अंतराकाशी यौगिकों के कोई दो उदाहरण। तो यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं आनी चाहिए। तो कई बच्चों की कंप्लेंट आई थी, ये कंप्लेंट आई थी साहब ये 3 टॉपिक हमारे रह गए, तो 3 टॉपिक रह गए, तो ये तीनों टॉपिक मैंने आपके क्लियर करवा दिए। अंतराकाशी यौगिक हो गया, मिश्र धातु हो गया और ये हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। संकुल निर्माण वाला टॉपिक भी हो गया, अंतराकाशी यौगिक भी हो गया, मिश्र धातु भी हो गया। ठीक है, ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए। अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इनमें नहीं आनी। ठीक है, तो डी ब्लॉक का मैंने आपको परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था भी बता दिया। ठीक है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था वाला टॉपिक है, उसको थोड़ा आप अच्छे से और देख सकते हो। एक बार इसमें और लिख देता हूँ। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था डी ब्लॉक के तत्व प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैसे प्रदर्शित करते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। जैसे कि आप यहाँ से पूछो ये स्कैंडियम है, ये टाइटेनियम है, ये
ये मैग्नीज है, ये फेरियम है, ये कोबाल्ट है, ये निकिल है, ये कॉपर है और ये जिंक है ना। स्टैंडर्ड की ऑक्सीजन अवस्था होती है बेटा +3, इसकी +2 भी हो सकती है, इसकी +3, इसकी +2 +3 +4 भी हो सकती है, इसकी +1 +2 +3 +4 +5 और +6 तक हो सकती है, इसकी +2 हो सकती है, +3 हो सकती है, +4 +5 +6 और +7 हो सकती है, +2 हो सकती है, +3 हो सकती है, +4 हो सकती है, +2 हो सकती है, +3 हो सकती है, +2 हो सकती है, +4 हो सकती है, +1 +2 हो सकती है, +2। ये इनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था है। डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है वो मैग्नीज दर्शाता है। अब क्वेश्चन ये है कि डी ब्लॉक में मैग्नीज की सर्वाधिक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है? उसका सिंपल सा रीजन ये है कि डी ब्लॉक में मैग्नीज सर्वाधिक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए दर्शाता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और भी लिख सकते हैं कॉपर, क्रोमियम कॉपर +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्रोमियम की +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ठीक है। इसकी मात्रिक ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, इसकी मात्रिक ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो आप इनको नोटिस कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। वेरिएबल ऑक्सीकरण स्टेट होती है क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं।